डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 सोशियोलॉजी बुक 1 से चैप्टर 1 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है समाजशास्त्र एवं समाज। इसमें हम अभी तक समाजशास्त्र के लिए भौतिक और इंटेलेक्चुअल जो एनवायरनमेंट था उसको डिस्कस कर चुके हैं। समाजशास्त्र क्या है इसको डिस्कस कर चुके हैं और समाजशास्त्रीय जो संकल्पनाएं हैं वो हमारे जो दैनिक जीवन में बौद्धिकता से आई हुई जो भी हमारी समझ है उससे वो कैसे डिफर करती हैं, उससे कैसे उसमें अंतर होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। भारतीय संदर्भ में हमें यूरोप की जो समझ है वो हमारे कैसे काम आएगी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो यूरोपियन समाज है, यूरोपियन समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही समाजशास्त्र के शुरुआती दौर में पढ़ा गया। हमने देखा पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि समाजशास्त्र के अधिकतर जो मुद्दे थे वो यूरोपियन समाज के 18वीं और 19वीं शताब्दी के औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के मुद्दे थे। ये शुरुआती मुद्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यानी जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ और पूंजीवाद सामने आया, उस समय पर जो यूरोपियन समाज जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा था उन्हीं को उस समय के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने पढ़ा। तो भारतीय होने के नाते हमारा अतीत भी अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे तौर से जुड़ा हुआ है। यानी अंग्रेज जो थे या ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन में जब पूंजीवाद आया और ब्रिटेन ने पूंजीवाद और औद्योगिकरण के कारण अन्य जो देश थे उन्हें उपनिवेश बनाया, कॉलोनीज बनाया, और भारत में उनकी एक बड़ी कॉलोनी था। अतः भारत के ऊपर भी चाहे ये औद्योगिकरण और पूंजीवाद जो है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, अंग्रेजी समाज में जो है वो उत्पन्न हुआ, फिर भी उसने भारतीय समाज को भी और हमारे इतिहास को भी प्रभावित किया। इसलिए ये जरूरी है कि हम उन सभी मुद्दों को पढ़ें जो पहले यूरोप में घटित हुए और उनका फिर हमारे देश के समाज पर क्या असर पड़ा। अगर पूंजीवाद को ध्यान से देखें तो पूंजीवाद का वैश्विक स्तर पर सभी समाजों पर असमान रूप से रूपांतरण हुआ। कहने का मतलब क्या है कि पूंजीवाद ने प्रत्येक देश पर एक जैसा असर नहीं डाला, लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड पे, विश्व पे जो है वो असर तो इन्होंने डाला। चलिए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पूंजीवाद के फलस्वरूप दास प्रथा के चलते अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को अमेरिका ले जाया गया। इन लोगों को अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ दिया गया और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया। जब कॉलोनीज बनाई गई तो उन कॉलोनीज से बहुत सारे लोगों को दास बना के अलग अलग यूरोप के देशों में, और यहाँ स्पेसिफिक बताया गया है कि अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को अमेरिका ले जाया गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। पूंजीवाद की सेवा से तात्पर्य क्या है? जो बड़े बड़े उद्योग थे, उन उद्योगों के लिए जो श्रमिकों की जरूरत थी, उसके लिए जो कच्चा माल तैयार करने के लिए कच्चे माल को काटने और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने जैसे जो काम थे, उन सभी कामों में इन कॉलोनीज से ले जाए गए लोगों को, जिन्हें दास बना दिया गया था, उन्हें इस कार्य में लगा दिया गया। भारत में भी हम देखते हैं कि 1800 के बाद का जो समय था उसमें बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भर के दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम, वेस्ट इंडीज तथा फिजी के जो कई द्वीप हैं उनमें ले जाया गया और उनसे सूती कपड़े की मिलों में और चीनी की जो मिल होती हैं और उनमें उनको चलाने के लिए उन्हें वहां पर ले जाया गया। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में समाजशास्त्र विषय का जो विकास है वो कैसे हुआ। उपनिवेशवाद, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण का असर अलग अलग देशों में अलग अलग था, तो भारत में भी वो पश्चिम के समान तो नहीं था। नीचे ये दिया गया है, देसाई ने 1975 में अपनी एक किताब में बताया है कि कार्ल मार्क्स ने 1853 में भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा था।
भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादक कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा है। यानी अब भारत के अंदर जो पहले खुद से कपास उत्पादन करता था, अब वहां पे कौन से धागे आ गए हैं? इंग्लिश धागे आ गए। यानी इंग्लैंड में बनने वाले जो कारखाने हैं वहां से जो धागा बन के आता है और वहां से जो सूती सामान बन के आता है, वो भारत की जो पूरी बाजार है वो उससे भरे पड़े थे। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निम्न शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादन पर केवल थोड़ा और नाममात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करते थे। आप लोग पहले भी सोशल साइंस की किताबों में पढ़ते आए हैं कि किस प्रकार अंग्रेज कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और उसके बाद फैक्ट्रियों में बना हुआ माल वहां से इंग्लैंड से भारत के अंदर आता था और वो भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। अब वो कम पैसे में मिलता था, साथ ही साथ उसके ऊपर बाहर से लाने पर बहुत कम शुल्क लगता था, इसके चलते वो सस्ता पड़ता था। और साथ ही साथ जो भारत का स्वदेशी वस्त्र उद्योग था, वो वस्त्र उद्योग इसी के चलते बर्बाद हो गया, जो एक समय में यहाँ की शान हुआ करता था। इसके साथ साथ हमें एक दो बातों को और समझने की जरूरत है कि भारत में जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्रीय जो लेखन रहा वो ज्यादातर पश्चिमी लेखकों और पश्चिमी जो विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा इससे संबंधित है। हम ये देखते हैं कि पश्चिमी लेखकों और विद्वानों द्वारा भारतीय समाज के बारे में लिखे गए दस्तावेज हमेशा सही नहीं थे। यानी कुछ समय पे तो वो सही चीजें बताते थे, लेकिन कई जगहों पर हम ये देख सकते हैं कि वो दस्तावेज सही नहीं थे या भारतीयों को उनमें जिस तरह से दर्शाया गया था वो दर्शाना ठीक नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें लिखते थे, जिसके चलते भारतीय समाज का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा कि भारतीय जो गांव है वो अपरिवर्तनीय है, यानी इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जबकि अगर आप भारतीय समाज को अच्छे से पढ़ें तो जो भारतीय गांव हैं उनके अंदर निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपीय समाज का अतीत देखा गया। अब ये भी देखा गया कि जो यूरोपियन समाज के जो समाजशास्त्री थे या वहाँ के जो लेखक थे, वो भारतीय समाज को एक पिछड़ा समाज देखते थे और उनके अनुसार यूरोप जब बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत अतीत का समय था, उस समय पे यूरोप का समाज ऐसा हुआ करता था और आज भारत उसी तरह से भारत समाज की शैशवावस्था में है। शैशव होते हैं इन्फेंट, यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे जैसे कहें। तो उस कंपैरिजन में उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शुरुआती तरह का समाज है, जो कि भारत के बारे में एक गलत चित्रण प्रस्तुत करता था। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पश्चिम के देश थे उन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली जो आदिम समाज होते हैं, जो जो बहुत ही पिछड़े समाज होते हैं, उन समाजों का अध्ययन करने के लिए वहां पर जाकर लोगों ने रहकर वहां की भाषा सीखकर वहां के तौर तरीकों को जान के समझ के जो है जिस तरह की स्टडीज की जाती हैं वो मानव शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो पश्चिमी देशों ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विषयों में अंतर काफी किया, लेकिन भारत के अंदर सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा थी और इसके चलते भारत में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो भारतीय जो अगर हम देखें भारत के अंदर समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है, उस विकास में हमने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जैसे जो दोनों विषय हैं उनको बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं किया है और इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ी सेपरेट विभाजक रेखा नहीं खींची गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखें, भारतीय संदर्भ में है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका क्या संबंध है, थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली आर्थिक गतिविधियों का
अध्ययन करती है। आर्थिक से मतलब है जो चीजें पैसे, उत्पादन इत्यादि से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र केवल उन्हीं का जो अध्ययन है वो करता है, जबकि समाजशास्त्र ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनके पीछे किस तरह के सामाजिक मानक हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कौन से मूल्य हो सकते हैं और किस तरह से वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में लोगों के हितों को पूरा करते हैं या उनका शोषण करते हैं इत्यादि जैसे जो विषय हैं उनका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अर्थशास्त्री जो है वो लाभ हानि इत्यादि के बारे में बात करेगा, कहेगा कि व्यक्ति एक रैशनल तरीके से जो है लाभ कमाने की कोशिश करता है। लेकिन एक समाजशास्त्री जो है वो ये बात करेगा कि ये लाभ कमाने की जो चेष्टा है इसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब मजदूर लोगों का जो शोषण है वो हो रहा हो, या फिर लोग केवल और केवल इसलिए नहीं कि उन्हें लाभ कमाना होता है इसके लिए काम करते हैं, बल्कि कई लोग लाभ के अलावा भी जो सामाजिक अन्य जो मानक हैं उनके अनुसार काम करते हैं। तो हमेशा ही सभी मुद्दे जो लाभ कमाने से संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र केवल आर्थिक सेंस में ही जो इंटरेक्शंस हैं उनको देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र बेसिकली राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उनकी प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। उन संस्थाओं को पढ़ता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टी किस किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाती हैं इस पे वो बात करता है, राज्य पे बात करता है। समाजशास्त्र सरकार सहित अन्य सभी संस्थाओं के संबंध का अध्ययन करता है। अंतर संबंध आना चाहिए था यहाँ पर, अंतर संबंध का अध्ययन करता है, यानी कैसे ये संस्थाएं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इस बात का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और इतिहास अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय यानी जो कंटेम्प्रेरी टाइम होता है या कोई बस थोड़े से पहले के ही अतीत में ज्यादा रुचि रखते हैं। वो बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम का जो इतिहास है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादातर शो नहीं करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में इंडिविजुअल यानी सिर्फ व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी मनोदशा, उसकी आशाओं, डर आदि। यहाँ पर भी ये गड़बड़ है, डर नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा डर, उसकी डर, अपेक्षाएं, मनोदशा। तो बेसिकली उसका जो इमोशनल एटीट्यूड है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है। जबकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, वो एक संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखिए, एमिल दुर्खइम ने आत्महत्या, जो आत्महत्या सबको लगता है कि बहुत ही इंडिविजुअल सी चीज है, लेकिन इस आत्महत्या को भी उसने सामाजिक कारकों से संबंधित करके ये बताया कि किस तरह का समाज होगा, उस समाज में लोग किस तरह से आत्महत्याएं करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा इत्यादि बातों पर समाजशास्त्री बात करते हैं कि इस तरह के पैटर्न कैसे दिखाई देते हैं और वो पैटर्न इंडिविजुअल ना होके सोशल होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो जो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो अंतर किया गया है ये बहुत ही मोटे स्तर पर गया है। ये विभाजन इतना सुस्पष्ट नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स है और ये सोशियोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को सोशियोलॉजी, और इकोनॉमिक मुद्दा है लेकिन उसको सोशियोलॉजी पढ़ने की कोशिश करती है, या फिर कुछ मुद्दे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल एंगल से इकट्ठे पढ़े जाते हैं, तभी वो संपूर्णता में समझ आते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों में साझी रुचियां पाई जाती हैं, इनके इंटरेस्ट एक जैसे हो सकते हैं, कुछ संकल्पनाएं भी इनमें साझी पाई जा सकती हैं, और ये कुछ साझी जो है मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू ये अपना डेटा इकट्ठा करते हैं या एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में कही गई हैं। व्यष्टि समाजशास्त्र, व्यष्टि यानी माइक्रो शब्द यूज करते हैं, और समष्टि होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटे स्तर पर, तो व्यष्टि का मतलब हुआ छोटे स्तर पर जो समाजशास्त्र जिन चीजों को पढ़ता है उन्हें, उन व्यवहारों के अध्ययन को
माइक्रो या व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है और समष्टि होता है बड़ा, वृहद। तो जब बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है समष्टि समाजशास्त्र। तो व्यष्टि में क्या करते हैं, आमने सामने के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे जब दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, दो लोगों का जो संबंध है, तो बहुत ही छोटे स्तर पर और बहुत ही छोटे कॉन्टेक्स्ट में लोगों के बीच का जो आमने सामने के संदर्भ में जो मानव व्यवहार का अध्ययन होता है उसे व्यष्टि समाजशास्त्र कहेंगे। और जब एक बड़े समूह में बहुत सारे लोग एक दूसरे से संबंधित हैं और उनके संबंधों को और उनकी अंतःक्रियाओं को अगर हम डिस्कस करते हैं, उनको अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है समष्टि समाजशास्त्र। ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नारीवादी सिद्धांत, फेमिनिस्ट थ्योरीज। एक टर्म कहीं बीच बीच में यूज की गई है। नारीवादी सिद्धांत होता है एक ऐसा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऐसी अप्रोच या इस तरह का एटीट्यूड जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग यानी जेंडर की महत्वता को केंद्र में रखने पर बल देता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम किसी भी विषय विशेष की का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो ये नारीवादी ये बात करते हैं कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी बातें स्त्री और पुरुष के लिए समान नहीं होंगी। दोनों में बार बार हमें ध्यान दिलवाना पड़ेगा कि क्या ये स्त्री और क्या पुरुष दोनों के लिए ये चीज समान है या समान नहीं है। तो अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार हम जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनको छोड़ भी सकते हैं। तो इसका सरोकार है कि समाज में जो लिंग आधारित असमानताएं हैं उनकी व्याख्या की जाए और उन्हें दूर करने के लिए कार्य किया जाए। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपसे पूछा जाता है कि आपके फादर क्या काम करते हैं और आपकी मदर क्या काम करती हैं। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं और मेरी माँ कुछ नहीं करती। पर क्या आपकी माँ सारे दिन में कुछ भी काम नहीं करती हैं? अगर वो घर से बाहर जाकर कोई काम नहीं करती हैं तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करती है। तो यानी इकोनॉमिक सेंस में तो वो काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपकी माँ आपके घर में काम ना करे तो क्या आपके पिताजी बाहर जाकर काम कर सकते हैं? उत्पादन जो भी पूरी इकोनॉमी है क्या वो चल सकती है अगर महिलाएं काम ना करें? लेकिन महिलाएं काम करती हैं और उनके काम के साथ आर्थिक स्तर पर उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। नारीवादी सिद्धांत इस बात को उल्लेखित करता है कि ये समाज में लिंग आधारित जो असमानता है इसको हमें समझने की जरूरत है और फिर हमें उसे दूर करने की जरूरत है। बीच बीच में एक बार और हमने एक शब्द यूज किया है, उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म। इसका अर्थ होता है एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राजनीतिक कब्जा करना और वहां बसने वाले लोगों का शोषण करने की नीति। तो हम उपनिवेशवाद को अगर देखें भारतीय संदर्भ में तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर राजनीतिक रूप से कब्जा किया हुआ था और यहाँ के जो लोग थे उनका आर्थिक रूप से, राजनीतिक तौर पर, सोशल तौर पर, सभी तौर पर शोषण करते थे। आनुभविक अन्वेषण यानी एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, ये एक तरीका होता है सोशियोलॉजी का। तो जो समाजशास्त्री है किसी अध्ययन में दिए गए किसी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच, यानी कि वो फील्ड में जाते हैं। एम्पेरिकल का मीनिंग ये ऐसा है कि जिसको जो तथ्य हैं उनको देखा जाए, देखने के बाद उनको लिखा जाए और उनका विश्लेषण किया जाए। तो यानी आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके जो चीजें घटनाएं घट रही हैं उनको आप लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और फिर उनको विश्लेषित करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इस तरह का जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। एक और शब्द है सामाजिक बाध्यता, यानी समाज हमें बाध्य करता है। हम जिस समूह या समाज का हिस्सा होते हैं वो हमारे व्यवहार को अपने हिसाब से प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये हमारी सामाजिक बाध्यता है। मूल्य वो होते हैं जो व्यक्ति या समूह जिन विचारों को मानते हैं कि क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब ये डिसीजन लिया जाता है तो उस समय हम ये कहते हैं कि मूल्य आधारित ये डिसीजन है। मूल्य प्रभावित करते हैं
हम जो भी काम करते हैं उन सब चीज़ों को। सामाजिक बाध्यता भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, मूल्य भी हमारे जो व्यवहार है उसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमने ये जो चैप्टर 1 है इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इससे संबंधित अधिकतर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।